हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे पहुंच चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं ये मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो 22 नवंबर 2021 में शिफ्ट नंबर 2 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो है। तो अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो हमारी पहुँच सके। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट में हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे बल्कि हम सीख भी रहे हैं साथ साथ। अगर आपका मैथ बहुत कमज़ोर है तो आप के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले, क्योंकि आप साथ ही साथ सीख भी जाएंगे। अगर आपको पहले से नहीं पढ़ रखा आपने किसी चैप्टर को तब भी आप कर लेंगे। और आपने अगर आपका क्वेश्चन पेपर या आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब आप प्रैक्टिस करें और सीखें, नए नए कॉन्सेप्ट सीखें। कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सॉल्व करने में, तो आप वो चीज़ सीखेंगे। यहाँ भी हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे आपको, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे शॉर्ट बने कैसे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको शॉर्ट बता के निकल जाऊँ और आपको वो क्वेश्चन समझ ही ना आए। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी, और कोशिश ही क्या है, अगर आपका कितना भी मैथ कमज़ोर है फिर भी मैं आपको समझा के भेजूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये प्रैक्टिस नंबर 14 में पहुँच गए इसी के साथ हम, और बढ़ते रहेंगे आगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। अनुक्रम ये दिया गया हमें, एक दिए गए 261, 268, 275 के 157 पदों का योग बताइए समांतर श्रेणी के। अच्छा, हमें कैसे पता लगा समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी का मतलब क्या है कि उसमें जो अंतर होगा वो समान होगा। अब जैसे 261 से कितना जुड़ा 7, वहीं 68 से 75 में भी कितना जुड़ा 7, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ओके, हमसे पूछा है 157 पदों का योग बताइए अगर पहला पद क्या है। तो समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला क्या है? योग निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है? SN इज इक्वल टू सम ऑफ आयर नंबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n नंबर ऑफ संख्या है, a क्या है? a है प्रथम पद, और d है कि डिफरेंट कितना है। अब देखिए a हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे a हमें दिया गया है वो कितना है 261, तो a आपका कितना है 261। वहीं d कितना दिया गया हमें, d दिया गया है 7, क्योंकि जो डिफरेंट बन रहा है वो कितना है 7 का है। ओके, n हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया 157 पदों का योग, तो n कितना आपका हो गया 157, तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ से हम करना सॉल्व करते हैं, क्या है देखिए। तो हमें 157 पदों का योग निकालना है, तो n कितना हो गया 157 अपॉन 2 a कितना है, a है आपका 261 प्लस n कितना दिया गया, n दिया गया 157 पदों का योग है, तो 157 n हो गया, और एक इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा 156, तो 156 इज इक्वल टू 7। अब देखिए, अगर अपॉन में 2, अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 2 यहाँ से हटा रहा हूँ तो ये 2 कहाँ पे अंदर गुणा होंगे, तो ये यहाँ भी हो जाएगा और 2 इधर भी आ जाएगा। तो 2 से हमने 2 काटा, 2 से ये काटा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास जो आ गया तो क्या आ गया 157। क्वेश्चन में क्या बचा 261 प्लस, और इसमें 7 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 8 56 की 6 बचा कितना 5, 7 7 49 और 5 54, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से सॉल्व आउट किया हमने 157, 261 और 546 को जोड़ा तो कितना हो गया 6 1 7, 6 4 10 की 0 यहाँ से लगी 1, तो 2 1 3 और 5 8, तो ये हो गया आपका कितना 807। अब मुझे 807 का टेबल नहीं पता, लेकिन मैं इसको क्या करेंगे 157 इंटू, इसको 807 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 800 प्लस के साथ, कोई दिक्कत। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लूँगा। तो हमने किया तो क्या आया हमारा 800 का गुणा किया हमने 157 में, तो 2 जीरो आ गए। उसके बाद क्या बचा 8 सत्ते 56 की 6 बचा कितना 5, 8 5 40 और 5 कितने हो गए 45, बचा कितना 4, 8 और 4 कितने हो गए 12। ओके, उसके बाद क्या है 157 में गुणा किसका करना है प्लस 7 का, तो 7 का क्या 7 सत्ते 49 की 9, बचा कितना 4, 7 पन्ना 35 और 4 कितना हो गया 39, बचा कितना 3, 7 एकम 7 और 3 10, ऐड किया तो क्या हो गया आपका 9 9 6 और 5 और प्लस कितना 1 हो गया कितना 6 2 1, तो आपका ये आ गया आपका 1,26,699, ये आपका आंसर हो गया, और ये ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया गया।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया 0.567 पे बार माइनस 0.365 पे बार, वहीं प्लस में क्या है 0.255, तो 55 पे यहाँ पे बार। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए अगर आपको संख्या दी गई है 2 पे बार दे दिया गया, आपसे पूछा इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 और इसमें क्या है 2 पे बार लगा हुआ है, उतने जितने में बार जितनी संख्या में बार लगा, जैसे यहाँ पे 1 और 2 संख्या में बार लगा तो 2 9 आ जाएंगे। ओके, वहीं आपको दिया होता 305, इस पर तीनों पे बार दिया होता तो क्या आ जाता आपका, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलते तो क्या हो जाएगा आपका 305 अपॉन में 99। ओके, वहीं आपको दिया होता है जैसे 253 और आपको दिया होता इस पे क्या है सिर्फ 53 पे बार है, तब क्या होगा जितने पे बार लगा हुआ है तो क्या होगा 253 लिखेंगे आप, और जितने जितने नंबर पे बार लगा होते हैं तो 9 आ जाएंगे, और जिस पे बार नहीं लगा जैसे एक संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है तो वो कितना आएगा 0, और वही संख्या ऊपर माइनस हो जाएगी। तो आपका कितना आ गया यहाँ से, अगर 3 में से मैं 2 घटाऊंगा 1 आ जाएगा, 5 2 तो 251 अपॉन 990। तो ये संख्या लिखने का तरीका है आपका। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम आराम से, एग्जाम्पल समझ चुके होंगे आप क्या कह रहा है हमसे। हमें दिया गया ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 567, बार कितने में, एक नंबर बार नहीं लगा, कितने में 5 पे, तो वो कितना हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, अपॉन में क्या आ गया 99, क्योंकि 2 संख्या पे बार लगा तो 99, एक पे नहीं लगा तो वो कितना आ गया 0, माइनस का क्या हो गया 365 और माइनस का कितना 3, अपॉन में क्या आ गया 990। ऐसे ही प्लस में क्या आया 255 है तो इसमें क्या है 55 पे बार लगा हुआ है तो 255 अपॉन में क्या, तो 2 बार 9 आएगा, और एक पे बार नहीं लगा तो वो माइनस हो जाएगा, अपॉन में क्या है 1 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने देखा यहाँ से एलसीएम जो बन रहा है वो क्या है 990 बन रहा है, तो हमने लिख लिया 990, तो ऊपर वाले उतर आएंगे, तो 567 में से 7 में से 5 गया 2 तो कितना हो गया 562, वहीं 365 में से 3 गया तो कितना हो गया 362, और प्लस का क्या हो गया 255 में से 2 गया तो कितना बचा 253। अब देखिए अगर मैं यहाँ से घटा रहा हूँ तो देखो 62 में से 62 घट जाएंगे, 562 में तो 362 गया तो कितना हो जाए 200, और 200 और प्लस कितना हो गया ये 253 और है तो कितना हो गया 453। तो आपका आंसर आ गया 453 बटे 990 990, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हुए चलें। हमसे कह रहा है 475 में फैक्टोरियल 475 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए, देखो अनुगामी शून्यों की संख्या का मतलब हुआ क्या, देखो फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होता है, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, वैसे ही 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2। पहले अनुगामी शून्यों का मतलब समझिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 25300 और मैं इसमें पूछूँ अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी है तो वो होगी 2। ऐसे ही 325230, तो अनुगामी शून्य कितने हो गए 3। अब देखिए अनुगामी शून्य निकलते कैसे हैं वो देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल का है क्या सीन। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना हो गया 1 इंटू 2, वैसे ही 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व आउट करूँ 1 आ गया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 तो कितना आ गया 6, 4 3 12 दूनी 24, ये कितना होगा 24। उसका क्या कहना 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, तो ये गया 120। तो आप देखेंगे पहली बार अनुगामी जीरो 1 आया है, जो टेलिंग जीरो आता है पहली बार 1 आया है, क्यों आया क्योंकि यहाँ पे 5 आया। जीरो कब का आता है, जीरो जब आता है जैसे 10 है तो 10 में जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है ना इसका एक फैक्टर 2 है, एक है 5। जीरो जब भी बनेगा, जीरो का जब भी बनता है जब जीरो 2 और 5 का गुणा हुआ हो, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है 5 फैक्टोरियल का मान, 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो आते, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 5 का करेंगे भाग, तो 5 एकम 5 तो मुझे पता 1 जीरो आया। अच्छा 5 का भाग क्यों करें, देखो हमें जीरो, देखो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, लेकिन जीरो नहीं बन रहा है, जीरो जब बना जब 5 आया। अब 5 का अगर जैसे हमें पूछा जाता, अगर मैं 2 से निकालूँ 2 से निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि 2 यहाँ पे बहुत हैं, देखो 2 एक बार यहाँ आ गया, 2 बार यहाँ आ गया, समझ रहे हो। ऐसे ही क्या है, अगर मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 फैक्टोरियल में जीरो बताइए, तब भी क्या आएगा 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचे 3,
3 से कोई मतलब नहीं है, तो 5 के बाद तो हमें पता लगा 1 जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि 8 फैक्टोरियल तक क्या होगा, 2 में जीरो आएगा, उसके बाद देखो 4 आएगा, 4 में भी जीरो, सॉरी 2 होंगे, 8 आएगा, 8 में भी होंगे 2, कितनी बार, 3 बार, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ 5 तो एक ही बार आया ना, तो इसलिए जीरो एक ही बना है, तो जीरो कम बनेगी, 2 तो बहुत बार मिलेंगे हमें, इसलिए हम हमेशा ये चेक करते हैं कि 5 कितने बार आया, क्योंकि 8 फैक्टोरियल तक 5 एक ही बार आएगा। क्योंकि अगर 8 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, ओके। तो 5 तो एक ही बार आया ना, जबकि 2 देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 यहाँ मिल रहा है, 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन जीरो होगा वो एक ही बार होगा। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अगर हमें पूछा जाता, हमसे पूछता कि 10 फैक्टोरियल का मान बताइए कितने जीरो होंगे, तो हम निकालेंगे 10, 5 से हमने भाग किया तो 5 दूनी 10। अब इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि पता 1 × 2 × 10 फैक्टोरियल का जो मान होगा ना, कितना होगा, 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। तो हमने देखा कि एक 5 तो यहाँ आ गया, एक 5 यहाँ पे मिला, हमें कितना मिला, 5 × 2, तो एक 5 यहाँ पे। तो ऐसे ही अगली बार जो हमारे पास आएगा 15, तब हमें एक जीरो मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें 5 से भाग करते हैं, जैसे 15 का हम जैसे मान लो 12 है, फैक्टोरियल 12 का जीरो निकालना है, तो ऐसे करेंगे 5 दूनी 10, तब भी 2 ही जीरो होंगे, क्योंकि 12 तक भी पहुँचने में भी कोई 5 नहीं बढ़ने वाला है, समझ रहे हो। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन पे आइए, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमें क्या, हमें दिया गया 475, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे 475, हमने 5 से भाग किया, 5 में 45, बचा कितना, 2, 5 में 25। उसके बाद ये बचा, इसमें मैं जब तक 5 से कटता रहेगा तब तक मैं काटता रहूँगा, 5 से कटा कितना, 5 एकम 5 होता कितना, 4, 5 में 45, 19, अभी 5 से कट जाएगा, 5 3 15, अब 3 आया, तो ये 3 जो है 5 से छोटा हो गया, जब तक 5 से छोटा नहीं आएगा तब से हम काटते रहेंगे। तो हमें पता लग गया जीरो कितने मिले, ये हम ऐड कर लेंगे, तो 95 और 19 और 3 18 और जोड़, सॉरी 22 और जोड़ लेंगे, तो 95 और 22 जोड़े तो कितना हो गया, 5 2 7, 117, यही आपका आंसर हो गया। तो अब ये तो आपको मैंने समझाने के लिए इतनी डिटेल बताई, वरना आप डायरेक्ट देखते ही 5 से इसे डिवाइड करेंगे और जितना आएगा इसे ही जोड़ते चले जाएंगे, वही आपके टेलिंग जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 1092 रुपये को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो, एक पुरुष को कितना धन मिलेगा। यार एक एक का इनका हिस्सा कितना है, 3:2:1 के अनुपात। अगर मैं x मान लेता हूँ उनको, 3x 2x x, यही मिल रहा है, एक एक बंदे को मिल रहा है, जैसे एक पुरुष को इतना मिल रहा है, एक महिला को कितना मिल रहा है, एक लड़के को कितना मिल रहा है। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, 1092 रुपये 2 पुरुषों में बांटे गए, अगर 2 पुरुषों में बांटे गए, एक को 3x मिल रहा है तो 2 कितने मिलेंगे, 6x। भाई हमसे कह रहा है 6 महिलाओं में बांटे गए, 6 महिलाओं में बांटे गए, तो एक महिला को 2x मिला तो 6 को कितना मिलेगा, 12x हो गया, 6 का गुणा हो गया। उसके बाद 8 लड़कों में, और एक लड़के को 1x मिल रहा है तो 8 को कितना मिलेगा, 8x। यही ऐड कर लेंगे मैं, इसी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 1092। तो ये हो कितना गया, 12 18, 12 8 20 और 6 26, तो 26x की वैल्यू हमें जो दी गई कितनी दी गई, 1092। सॉल्व करेंगे इसे, मैंने अगर 2 से काटा तो ये हो गया 13, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 13 से काटा, 13 चौक 52, 52 बचा कितना 2, तो 13 दूनी 26। तो हमें पता लग गया x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 42। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है एक पुरुष को कितना धन मिलेगा। तो एक पुरुष को जो धन मिल रहा है वो कितना मिला, 3x मिल रहा है, एक महिला को कितना मिला, 2x मिल रहा है, और एक लड़के को कितना मिला, x। तो हमसे पूछा एक पुरुष को कितना मिलेगा, तो एक पुरुष को मिलेगा कितना, 3x। तो कितना हो गया, 42 × 3, x की वैल्यू अगर 42 आई तो 3x कितनी होगी, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो हमें पता लगा एक पुरुष को जो मिल रहा है धन वो कितना मिला, 126 रुपये। ओके, दोबारा समझिए क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि एक पुरुष को अगर 3x मिल रहा है, 3:2:1 के अनुपात में, तो मैंने मान लिया 3x अगर एक पुरुष को मिल रहा है, एक महिला को 2x मिल रहा है, और एक लड़के को कितना मिल रहा है, 1x। लेकिन हमसे कह रहा है 1092 रुपये को 2 पुरुषों 6 महिला 8 लड़कों में बांटा गया। तो हमने कहा, हमने चेक किया 6 लड़कों को, ठीक है। यहाँ हमसे कह रहा है कि 2 पुरुषों को 6 महिला 8 लड़कों में बांटा गया। अगर एक पुरुष को 3x मिल रहा है तो 2 लड़कों को कितना मिलेगा, 6, मतलब 3 दूनी 6x हो गया,
भाई एक पुरुष को अगर 2x मिल रहा है तो 6 महिलाओं को कितना मिलेगा, 12x मिलेगा। भाई एक लड़के को 8x मिल रहा है तो एक 8 लड़कों को 8x मिलेगा। इस यही तो बता रहा है कि यही रुपया बांटा गया है, वो कितने हैं, 1092 रुपये हैं ये इसका टोटल। तो हमने निकाली यहाँ से 26x हुआ, 26x का 1092, हमने x यहाँ से 42 आ गया। तो हमसे पूछा एक लड़के का था, तो एक लड़के को कितना मिला, 3x मिल रहा था। तो 42 गुणा 3 126, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, यदि 70, 75 और 80 छात्रों की 3 कक्षाओं का औसत क्रम से 70, 75 और 80 है तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे कह रहा है 70 जो छात्र हैं उनका औसत कितना दिया गया, 70। भाई 75 छात्रों का औसत कितना दिया गया, 75। भाई हमसे कह रहा है 80 छात्रों का औसत कितना दिया गया, 80। होता क्या, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ 5 संख्याएं हैं या 2 संख्याएं हैं ए और बी, इनका औसत है 13, तो आप क्या करेंगे, औसत होता क्या, कुल संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या। तो हमें यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया, 13 दूनी 26। ओके, वैसे ही क्या है, तो ये औसत होता है। वैसे ही हमसे कह रहा है अगर या तो है कि एक तो है कि मैं इनका गुणा करके इनका योग निकालें, 70 का 70 में गुणा करें, फिर 75 का 75 में गुणा करें, 80 का 80 में करें, और फिर टोटल को हम 70, 75 और 80 में डिवाइड करें। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे में बहुत लेंथी पड़ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, हमने मान लिया कि औसत जो हमारा है वो 75 है सभी का। लेकिन तभी आपने देखा क्या कि 70 का तो सिर्फ 70 ही औसत था, इसका मतलब इसका तो 5 कम है। तो 5 कम कितने पे है, 70 पे। तो हम देख लें कितना कम हो रहा है यहाँ से। तो हमें पता लगा 7 बना 35 माइनस 350, ये तो कम हो रहा है यहाँ पे। हमने जबकि 75 माना, जबकि है तो यहाँ 70, तो माइनस के 5 कम हो गए, कितने पे, 70। तो मुझे पता लगा 350 जो है ये तो कम होने इसमें है। फिर हमें पता लगा 75 का तो 75 है ही। फिर मुझे पता लगा कि 80 का 80 है, लेकिन मैंने 75 माना, जबकि इसका प्रत्येक पे 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है और कितने पे, 80 पे। तो मैं देख लिया ये बढ़ कितना रहा, तो हमें पता लगा 8 × 5 = 40, ये 400 बढ़ रहा है। हमने इसको 400 नंबर कम माना है और इसको हमने क्या किया, 350 ज़्यादा मान लिए, तो हमें ये तो घटाने पड़ेंगे। तो हमें पता लगा अगर 350 मैंने इसमें 400 में घटा भी दिए तब भी हमें पता लगा, तब भी हमारे पास प्लस के 50 बच रहे। तो अब जो हमने औसत माना उससे भी अभी 50 नंबर बढ़ेगा। लेकिन 50 क्या है, 50 बटेगा कितने में, 70 और 75, 80 तीनों में। तो अगर इन तीनों का अगर मैं योग कर ले लूँ कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 7 22, तो 220 प्लस 5 ये हो गया 225। तो 225 में अगर मैं 50 बांट रहा हूँ तो कितना बढ़ेगा, 25 दूनी 50 और 25 ने 225, और 1/9 होता है 11.11। तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से देखो 10 में लगाया, 0 बढ़ाया तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, फिर बचा 2, 10 में लगाए 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 75.222। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, किसी संख्या के 2 अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट कर नई अंकों का योग समझ रहे क्या, जैसे मान लो ये 7 8 मैंने लिख दी संख्या, तो इनके अंकों का योग क्या है, तो 8 7 15 है। ऐसे ही कह रहा है कि 2 अंकों का योग है वो कितना है, 8 है। भाई हमसे कह रहा है अगर संख्या के 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलट कर नई संख्या प्राप्त की जाती है, जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ समझिए, जैसे अभी मैंने आपको लिखा है ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग क्या है, 8 7 15। अगर ये संख्या हम पलट दें तो कितनी हो जाएगी, 8 7, तब भी अंकों का योग क्या रहेगा, 8 7 15, क्योंकि अंक तो सेम ही है ना। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, 2 अंकों का, इसमें ऑप्शन दिया गया, हमें हिंट क्या दी गई, हमें दिया गया 2 अंकों का योग दिया गया कितना, 8। पहली संख्या है 32, तो 3 और 2 5, इसके तो अंकों का योग हो ही नहीं रहा 32, क्योंकि जो नई संख्या बनेगी पलट के बनेगी वो भी तो अंकों का योग तो उसका भी 8 ही होगा। तो 3 2 5 ही हो रहा, दूसरी का 3 ही हो रहा, तीसरे का कितना 8 2 10, तो ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, तो वो क्या है 26। 8 और 2 10, सॉरी 6 और 2 8, यही आपका ठीक है, क्योंकि अंकों का योग है वो 8 है। ओके, लेकिन क्या कह रहा है हमसे, अगर आपको एक तो ये है, ये हमें ट्रिक का, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन, एग्जामिनर भी हमसे यही चाह रहा है कि आप भी क्वेश्चन ऐसे ही करें, वो नहीं कह रहा आप लेंथ ही करें, उसने इसीलिए ये रखा है। और ये चीज़ें आपको छोटी छोटी समझते हुए चलना है, लेकिन आपको लेंथ ही करना है तो वो क्या है, इससे लेंथ ही से भी अब कॉमन सेंस से कीजिए। कॉमन सेंस क्या कह रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सेंस हमसे ये कह रहा है
दो अंकों की संख्या के अंकों को उलटकर नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 आता है। तो मैं इसमें रखे भी देख लूँगा। मान लो अगर मैंने ऑप्शन पहला ही ले लिया तो क्या है 32। अब 32 को अगर मैंने पलटा तो कितना हो गया 22। तो इनका अंतर तो कितना हुआ 10 ही हुआ, जबकि अंतर हमें कितना उतारा 36 उतारा, तो पहला नहीं होगा। दूसरी संख्या अगर मैंने 30 रखी, 30 अब ये पहली बात दोबारा ये बनेगी नहीं संख्या 3, तो ये तो हो ही नहीं सकती है, ये भी नहीं हुई। उसके बाद क्या है 28 है। अगर 28 है, अगर मैं इसको पलट रहा हूँ तो कितना हो गया 82। इन दोनों को मैं घटा रहा हूँ कितना, 8 में से 2 गया 6 बचा, या सॉरी अंतर पूछा गया ना, तो 12 में से 8 इधर से मैं घटाया, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, और इधर कितना बचा 7, 7 में 2 गया 5, तो 54। तो ये भी अंतर है 36 नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट ऑप्शन चेक किया 26। अगर 26 को मैंने पलट दिया कितना हो गया 62, और 62 में से अगर 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 बचा, और 5 में से 2 गया 3, तो ये 36 हो रहा है। तब भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। दूसरा तरीका ये हो गया। और दूसरा ही तरीका अगर पहला एक तो है ऑप्शन, अगर ऑप्शन मैच भी करते ना 6 2 8 अगर होता तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे। बट आपको वही है कि अगर आपको सॉल्यूशन जाना ऐसा हो क्यों रहा है तो वो चीज़ है। देखिए जैसे ये संख्या है 12, तो 12 का मतलब क्या है, अगर इसको मैं लिखूँ सही से लिखूँ तो इसका मतलब पता क्या है, इसका है 10 गुणा 1, क्योंकि इकाई है और ये ढाई का अंक है दूसरा वाला, तो 10 गुणा 1 प्लस 2, तो 10 एकम 10 और 2 12। ये लिखने का तरीका है। ऐसे एक 22 अगर लिखा होता तो क्या होता 10 गुणा 2 और प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 10 दूनी 20 और प्लस के 2 22। समझ रहे हो। ऐसे ही अगर 42 भी लिखा होता तब भी क्या करते हैं हम, या मान लो 43 है, तो क्या है, तो हमें पता लग गया 10 गुणा 4 प्लस के 3, तो 10 चौक 40 और प्लस के 3 43। समझ गए आप। अब ऐसे ही अगर लिखा होता हमारे पास x और y, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको भी लिखेंगे, ये ढाई का अंक है, ये इकाई का है, तो ये कितना हो गया 10 गुणा x प्लस के y। अगर आप इतना समझ गए फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं आगे समझने के लिए। ओके, अब देखिए हमने मानी संख्या जो है हमारी वो क्या है एक्स वाई है, इकाई का अंक हमारा बाई है और ढाई का अंक एक्स है। तो इसको मैं संख्या लिखेंगे तो संख्या बनाया मैंने, क्या बना 10x प्लस का बाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमसे क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों को उलट कर नई संख्या बनाई जाती है। अगर इनको अंक पलट दिए तो क्या हो गया, संख्या हो गई बाई एक्स। उलट दिए, जैसे मान लो 2 1 थी तो 1 2 हो गई, वैसे ही तो ये संख्या उलट दी गई, कितनी हो गई बाई एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10y और प्लस का x। ओके, फिर क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 आता है। तो नई संख्या ये बनी न्यू, और मूल तो आपकी ये थी, तो उसके अंकों को घटाया जाता है तो कितना 36 बनता है। तो हमें पता लग गया 10 बाई माइनस का x, सॉरी प्लस का x, इसमें क्या घटा रहे हैं हम 10x, ये वाली संख्या घटा रहे ऊपर वाली 10x प्लस बाई, और जब अंतर है तो वो कितना है 36। ओके, तो यहाँ से सॉल्व आउट किया हमने 10y प्लस का x। अभी देखिए माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 10x हो गया और माइनस का हो गया बाई, तो इज इक्वल टू 36। अब 10y ये प्लस का है, 1y ये माइनस का है, तो कितना बचा 9y। वैसे ही x ये प्लस का है और 10x ये है माइनस के हैं, तो कितना बचा माइनस के 9x इज इक्वल टू 36। तो हमारे पास जो अगर मैंने 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा बाई माइनस एक्स, कितना आ गया भाई, वो आ गया 36। तो 9 से काटा मैंने, कितना बचा 4। तो हमें पता लग गया यहाँ से हमें पता लग गया क्या है, जो बाई माइनस एक्स है वो कितना है, वो आ गया हमारा कितना 4। 9 से 4 36 हो गया, 9 चौक 36। ओके, जब इतना आ गया तो मैंने ये रफ किया, हमें देखो हमसे क्या स्टार्टिंग में क्या, हमसे क्या दो अंकों का योग है वो 8 है। तो हमें पता लग गया अगर अंकों का योग बाई प्लस एक्स जो हमें दिया है वो कितना है 8, और बाई माइनस एक्स हमें जो दिया है वो कितना है 4। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बाई निकालूंगा तो देखो माइनस माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे, तो 2y हो गया, 2y हो गया, और 8 4 कितने हो गए 12। तो हमें यहाँ से पता लग गया जो बाई हमारा है वो कितना है 6। तो हमें पता लग गया अगर बाई हमारा 6 है, अगर मैं किसी में बाई रखेंगे, अगर मैं बाई रख दें किसी में भी
क्यों अंकों का योग तो दोनों का तो 8 है, तो हमारा x का कितना आ गया 8 में से अगर 6 ये है तो x कितना हो गया 2। तो भाई हमारा नंबर जो बन के आया स्टार्टिंग में हमसे पूछ रहा है नई संख्या क्या होगी, तो यहाँ से जो हमारी संख्या बनी वो क्या बनी 2 और 6 26, ऐसे ही आपका ये 26 आया 6 2 8। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, आपको करना भाई शुरू में स्टार्टिंग में दो तरीके बताए उससे करना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं की 2048 गुनी होगी। देखिए हमसे क्या कह रहा है 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, फिर क्या होगा अगले 15 वर्षों में फिर ये दोगुनी होगी, 2 से कितनी हो जाएगी 4, कितना टाइम लगेगा 15। वैसे ही क्या होगा अगले 15 वर्ष में कितना 8 गुनी, 4 से 2 गुनी फिर हो जाएगी 8 गुनी, 8 हो जाएगी 15 वर्ष, फिर कितना होगा 16, फिर 15 टाइम लगेगा, 16 से 32, फिर 15 लगेगा, 32 से फिर 64, फिर कितना लगा 15 साल लगे। ऐसे ही 64 से कितना हुआ 128, 15 साल फिर लग गए, 128 से 256, फिर कितने लगे 15 साल, और 256 से कितना हुआ 512 15 सालों में, क्योंकि दुगना हो रहा है हर 15 साल में, और फिर हुआ 1024 15 साल, और 1024 से ये कितना बढ़ा 2048 हो गया, और कितना 15 साल। तो ये सारे ऐड करेंगे वर्ष कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 गुणा 15 कितना हो गया 165 साल। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एक तो ये आप देसी तरीका है बिल्कुल आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमें क्या करना है, हमें देखते ही क्या करना है, देखिए हमसे कह रहा है कि 15 वर्षों में ना ये दोगुना हो रहा है, हमें 2048 गुना बनाना है, तो ये है 2 की पावर कितनी है, हमें डायरेक्ट देखेंगे 2 की पावर कितनी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 होते हैं, 256 दूनी 512 होते हैं, 512 दूनी 1024 होती है, 1024 दूनी कितने होते हैं 2048। तो हमें पता लग गया ये 2 की पावर जो है वो है 11। तो हमें डायरेक्ट निकालना है 2 से 2 की पावर 11 बनाना है। अब देखिए यहाँ कितना होता है 2 की पावर 1 ही होती है, इसलिए 15 एकम 15, भाई क्या है 15 गुणा 11 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका 15 एकम 15 बचा कितना 1 15 15 एकम 15 1 16, तो आपका कितना आ गया 165 साल। यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन ए में कितने हुए 66%, वहीं बी में हुए कितने 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, तो उन उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। देखिए और इसमें हमें दिया क्या है, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार थे अनुत्तीर्ण हुए, हमें दोनों का अनुत्तीर्ण परसेंट दिया गया कितना 5%, लेकिन हमें पता एक ए में अनुत्तीर्ण कितने हुए, अगर 66 पास हुए 100 में से तो कितने बचे, तो हमें पता लगा 34 जो हैं हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। वहीं 74 अगर बी में उत्तीर्ण हुए हैं तो यहाँ का अनुत्तीर्ण परसेंट कितना है, पास होने वाले 74% हैं, तो यहाँ से हमें पता लगा 26% ऐसे हैं जो फेल हो गए। भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है दोनों विषयों में 5% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए, तो 5% दोनों में अगर हुए तो 5 लिख लिया। इसका डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए, इसका डायग्राम बनाएंगे आप ऐसे, और बीच में क्या आ गया, ये अगर ए का है ये बी का है, और बीच में कितना है 5%, क्योंकि जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर ए में 34 हुए हैं तो 5 तो ये लिख ही लिया, तो बचा कितना 29, क्योंकि अगर मैं 29 और 5 जोड़ेंगे तो 34 हो गया, ए का हो गया। भाई बी में अगर 26 हैं तो 5 तो हो गया, तो 21 और प्लस 5 कितने हो गए 26, तो अगर बी का देखेंगे तो कितना है 26% अनुत्तीर्ण हुए। वहीं ए में कितने हुए 34 हुए, 29 और प्लस 5, लेकिन दोनों में तो हमें अनुत्तीर्ण का परसेंट लग गया कि हमें टोटल जो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो टोटल हमें पता लगा तो कितना है 21 और 29 हमने जोड़ा कितना हो गया 50 और 5 55, तो मुझे पता लगा टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 55% ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। लेकिन हमसे कह रहा है दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो अगर 55 फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए, तो पास हुए कितने आपके
वो हुए 45%। और 45% अगर पास हुए तो 45% की वैल्यू में कितनी देगी 720। यहाँ से अगर हमसे पूछा गया है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया तो भाग तो 100% लिया ना, तभी उसमें 55 फेल हो गए, 45 पास हुए, तो हमें 100% निकालना। तुमने काटा इसे 9 से, तो 9 अपना 45, 5% की वैल्यू कितनी आ गई 9 × 72। और इसको अगर मैं 100 बनाएंगे तो इसमें 20 का गुणा किया तो 20×5 = 100, और 800 में हमने 20 का गुणा किया तो 8×2 = 16। तो आपका आ गया 1600 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया। तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक कार्य को 2175 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे कह रहा है ए है जो 2175 दिनों में कर सकता है, लेकिन हमसे एक कंडीशन दी क्या है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। ए अगर एक दिन में 100 काम करता है तो बी क्या है 25% अधिक है, तो ए बी जो है वो एक दिन में 125 काम कर रहा है। ओके, लेकिन हमसे कह रहा है ए कार्य को 2175 दिनों में कर रहा है। अगर ए 2175 दिनों में कर रहा है और एक दिन में वो 100 काम कर रहा है तो ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि वर्क तो वही है ना कि आपने कितने दिन काम किया या आपकी कार्य क्षमता कितनी है। तो वो क्या है 2175 दिनों में काम कर रहा है और एक दिन में 100 काम कर ले रहा है। ठीक है, कोई भी काम हुआ, 100 ईंटें उठा रहा है या 100 बोझ उठा रहा है, कुछ भी कर रहा हो वो। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है उसी कार्य को बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा, और बी एक दिन में कितना कर रहा है 125। तो हमसे पूछा कितने दिन लगेंगे, तो बी को कितने 125 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा बी के दिन आने जाएंगे। तो बी का काम आ गया, मैंने सॉल्व आउट किया 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो 5 से काटा कितना 5 चौक 20, बचा कितना 1, तो 5 3 15, बचा कितना 2 5 25, तो 435 गुणा 4 का किया 4 5 20, बचा कितना 2, 4 3 12, 2 14, बचा 1 4 16 1 17। तो ए को जो दिन लगेंगे वो कितने लेंगे 1740। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक स्मार्ट टीवी को 1,56,000 रुपये में खरीदा गया था, इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, इससे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है। देखो हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज पूछ रहा था, हमें इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा, परसेंटेज हमेशा सेम ही आएगा। अगर मान लो हम 100 रुपये में उसने खरीदा, उस पर क्या कर रहा है इसके मूल्य पे 40% की वृद्धि करता है, तो 40% बढ़ाया 100 का 40% कितना होगा 40, तो उसने बढ़ा के कितना कर दिया 140। अब ये अंकित मूल्य ये मार्क प्राइस हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, इस पर छूट दे रहा है 20% की, तो इसका मतलब बेच कितने में 80% में बेच रहा, तो 80/100। तो हमें पता लगा 14 8 कितने होते हैं 14 8 112, तो हमें पता 100 की चीज़ 112 में बेचा, इसका मतलब है ये 12% प्रॉफिट मार रहा है। ये आपका आंसर हो गया। आप 100 की जगह कुछ भी मान लेगा, अगर आप पैसे भी रखते ये रखते तब भी आंसर आपका सेम ही आता, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया परसेंट, अगर हाँ रुपये पूछे जाते तो आंसर चेंज हो जाता, लेकिन अगर परसेंटेज पूछा जाता तो परसेंटेज आपका सेम ही आएगा। आप यहाँ 200 रखेंगे तब भी आएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। देखिए अर्धगोला होता क्या है, एक तरफ मैं देखता हूँ गोला, एक आपका क्या है अर्धगोला। अगर इसका वॉल्यूम निकालते तो वॉल्यूम गोले का कितना होता है, गोले का होता है 4/3 πr3। वहीं अर्धगोला का है आधा है, तो इसका कितना होगा बटे 2 कर दिया तो 2/3 πr3। ओके, अगर आप चित्र में देखेंगे तो क्या है अर्धगोला आपका ये है। ओके, वहीं आपका जो गोला है वो तो पूरा गोला है ही। अगर इसका देखिए गोले का क्या है सरफेस एरिया होता है, वो टोटल सरफेस एरिया ही होता है, कर सरफेस एरिया होता ही नहीं, क्योंकि पूरा है तो ये पूरा ही कवर हो जाएगा। तो वो कितना होता है, वो होता है 4πr², 4πr²। वहीं क्या अर्धगोले का होता है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, देखो ये आधा हो गया ना, आधा काट दिया, तो इसका ये जो होगा ये कितना होता है, ये होता है इसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये हो गया कितना आपका 2πr²। ओके, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा इसका तो इसमें ये वाला भी ऐड हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर जो है वो वृत्त है, वृत्त बनता है, तो वो πr² और ऐड हो जाएगा, जैसे ये है। तो ये तो गोला हो गया, उसके बाद ये क्या है इसमें ऊपर जो है ये वृत्त है, तो ये और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो कितना होता है
वो होता है 3πr², क्योंकि पाई स्क्वायर और ऐड हो गया तो 3π²। अगर आपको इतना पता है तो आपके अर्धगोले और गोले का जो क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर और स्फीयर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना नोट आउट कर लीजिए। तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। अब वो कितना होता है अभी आपको मैंने लिखा है, वो कितना होता है 3πr²। ओके, 3 पाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई? पाई की वैल्यू दी गई हमें 3.14। तो 3.14 इंटू r²। है कितना? त्रिज्या कितनी दी गई? 28। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 784। आपको ना 30 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। चलो सॉल्व आउट करेंगे। तो मैंने इसमें पहले इसका 3 का गुणा कर लिया, तो कितना बचा? तो चौक 12, 2 हासिल लगी, 1 3 8 24 और 1 25, बचा कितना? 2। तो 3 7 21 और 2 23, तो ये कितना आ गया? 2352। अब आपका इतना हो गया, ये इसका गुणा होना है, तो कितना है? 3.14। अगर मैं इसका गुणा कर रहा हूँ तो पहले मैं 3 का गुणा कर लिया इसमें, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 15 5 हासिल लगी 1, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 1 7। उसके बाद प्लस प्लस में क्या आएगा? क्योंकि अब इसका इसमें गुणा होगा, तो 14 गुणा किया, 14 दूनी 28 की 8, बचा कितना? 2। 14 पंजे 70 और 2 72, बचा कितना? 7। 14 तो 42 और 7 कितना हो गया? 49, बचा कितना? 4। 14 दूनी 28 और 4 कितना हो गया? 32। तो ये आपका जो दशमलव आएगा वो कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद, तो कितना हो गया? 429.28। तो ये अगर हम ऐड कर रहे हैं इसमें 429.28 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो गया? 9 6 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 2 8 4, तो 7485.28 है। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? देखिए 7485.28, ये आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अच्छा 3 है, सॉरी एक मिस्टेक आपसे हुई है। वो क्या है इसमें जो है ना 329 ऐड करने हैं, 429 नहीं, 3। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 3। तो जो आपका आंसर है 7385, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में। ऐसे ही देखिए ऑप्शन भी कितने करीब करीब रखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? गुरुत्व श्रेणी के पद दिए गए, लास्ट पद जो हमें दिया है वो कितना है? 23,328 में कितने पद होंगे? जीपी का टर्म्स निकालने का फॉर्म का, तो टोटल टर्म होते हैं टी एन बराबर होता है ए इंटू आर की पावर होता है n-1। ठीक है, तो अंतिम पद दिया गया है, कितना दिया गया? अंतिम पद ये होता है टोटल टर्म, ये लास्ट टर्म दिया होता है, ये कितना है? वो दिया गया हमें कितना? 23328। अगर जीपी से आपको कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ की, उसमें आप जाके देख लें, जीपी के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद ही। ए कितना दिया? ए होता है फर्स्ट टर्म है कितना? 3। आर होता है, आर होता है सार अनुपात, कि इनका इनके बीच अनुपात क्या होता है। जहाँ समांतर श्रेणी में क्या होता है? पदों का अंतर होता है। भाई इनका क्या होता है? इनमें अनुपात में अंतर होता है सेम। जैसे 3 का गुणा 6 में हुआ तो 3 18, 18 6 108 ऐसे। तो जो इनका सार अनुपात है वो कितना है? सार अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या मतलब वही है कि सेकंड टर्म कितना है? 18 अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना? 3, तो 3 18, तो आपको कितना आ गया? 6। बाद आ गया आपको दिख ही रहा है 3 18, 18 6 108, तो आपका 6 आ गया। तो सार अनुपात आपका आ गया, वो कितना आ गया? 6। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 6 की पावर कितना हो गया? n-1। यहाँ से सॉल्व आउट किया मैंने, 3 से काटा तो 3 7 21, बचा कितना? 2, तो 23 हो गया। 3 7 21, फिर 2 तो 22 हो गया। 3 7 21, बचा कितना? 1, 3 18, ये हो गया 6 की पावर n-1। उसके बाद आ गया आपका 6 से अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना होगा? मान लो ये 6 का फैक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि लास्ट में 6 है और ये 6 में बनेगा। तो मैं देख रहा हूँ 6 से भाग दे रहा हूँ, तो 6 गुणा 6 कम 6, बचा कितना? 1, 17 हो गया। 6 दूनी 12, बचा कितना? 5, तो 57 हो गया। लेकिन 6 में 54 होता है, बचा कितना? 3, तो 6 36। उसके बाद मैंने 6 से फिर दिया, तो 6 गुणा, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 36। 216 को आप देखते ही समझ गए कि 6 का क्यों होता है, और 6 2 आ गए हैं, तो जो आ गया इसको मैं क्या लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 3,
इस तरह क्या आ गया 6n-1। तो 6 3 और 2 का गुणा हम घाते जोड़ते हैं, 3 और 2 5। तो ये आपका हो गया 6^5 इज इक्वल टू 6n-1। तो अगर मैं यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा, 6 तो बराबर ही है नीचे, तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ओके, तो वो आ गया आपका क्या, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं। तो n-1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। तो n यहाँ से कितना आ गया आपका 6। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो कितने टर्म है वो हैं, टोटल टर्म है 6। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, 27/28 और 29/30 का हमें निकालना है एलसीएम। लगता हूँ शाम तक। देखिए जब भी जब भी भिन्न में संख्या दी गई हो, आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो और एलसीएम निकालना हो, तो क्या होता है, ऊपर वाली टर्म है, जो ऊपर वाली टर्म ये दिए गए हैं, इनका लेंगे एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले जो पूछा गया होगा उसमें ऊपर वाले टर्म निकलेंगे। जैसे एलसीएम निकालना है हमें, तो ऊपर वाले टर्म होंगे उनका एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का निकलेगा एचसीएफ। ठीक है भाई, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो क्या होता, ऊपर वाले टर्म का तो एचसीएफ निकलेगा और अपॉन में क्या आएगा एलसीएम। ये दो चीज़ें याद रखें, हमेशा निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो हम ऊपर वाले टर्मों का क्या निकालना है एलसीएम। तो ये तो देखो 29 जो है प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसका गुणा ही करना पड़ेगा। और नीचे का क्या आएगा, नीचे आएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाला तो दो से काटा में 14 और ये 15, तो ये दोनों अब कट नहीं रही। तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया नीचे। और एलसीएम क्या है 29 का गुणा 7 में करना पड़ेगा। तो 29 सत्ते, या मैं आपको इसको ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकता हूँ, 27 गुणा, मुझे 29 का टेबल नहीं पता है, तो 30-1 लिख लिया हमने। अब ये तो पता मुझे 27 नहीं, 81 कितना होता है 810, और माइनस का कितना हो गया 27। अब पहले देखो 10 घटाएंगे तो कितना 800 हो जाएगा, और यहाँ कितना अभी भी 17 बचेगा, तो 17 और घटाया तो कितना बचा 717 घटाया तो 83। तो ये आपका कितना हो गया 783/2। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको जैसे मान लो ये कैलकुलेशन आई, अब 29 आप पता लगे आप 29 सत्ते कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो। उससे बेटर है कि उसे 10 के फॉर्मेट में तोड़ो, ताकि जीरो बनाओ। और क्योंकि फिर आपको टेबल 9 का 8 का 7 का इसका सबको ही पता होता है ना, तो फिर आप टेबल कर लेंगे। समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा, 3 पाइप ABC 138 घंटों में एक टंकी को भर सकते हैं। 46 घंटों तक एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तथा ए और बी शेष भाग को 138 घंटों में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए अकेले सी द्वारा किए गए घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है ए और बी और प्लस की जो सी है, ये तीनों पाइप हैं 138 घंटों में कोई टंकी पूरी भर सकते हैं। लेकिन क्या किया इन्होंने, ए और बी और सी ने क्या किया 46 घंटों तक एक साथ कार्य किया। उसके बाद सी बोला मैं नहीं करूँगा काम, सी को बंद कर दिया गया, मतलब सी जो पाइप था उसको बंद कर दिया गया। ए और बी शेष भाग को 138 घंटों में भर सकते हैं। अब देखिए अगर ये तीनों भरते रहते तो 138 घंटों में भर जाता, लेकिन क्या हुआ सी ने बंद कर दिया। अब सी ने भरा 46 घंटे, सी ने भरा कितने घंटे, अगर सी चलता तो 138 घंटे चलता, लेकिन चला कितने घंटे नहीं चला, हम वो निकाल लेंगे। तो 8 में से 6 गया 2 और 13 में से 4 गया 9। तो मुझे पता लगा सी जो है ना वो 92 घंटे नहीं चला। अगर वो 92 घंटे चलते रहता ना तो 138 घंटे में भर जाता है। लेकिन क्या कह रहा है ए बी शेष भाग को 138, अब सी ए बी को पता क्या है 138 घंटे अब और लगेंगे, जबकि 46 घंटे ए बी ने काम कर लिया, लेकिन 138 घंटे और लगेंगे। अब यहाँ से समझने वाली बात है, बस एक पॉइंट समझिए आप बहुत बारीक सर। क्या कह रहा है हमसे, ए बी ने शेष भाग को 138 घंटे में भर सकते हैं। अब ए और बी को 138 घंटे और लग रहे हैं, जबकि 46 घंटे भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, सी अगर 92 घंटे काम करता तो ए बी को 138 घंटे नहीं लगते, तब सिर्फ 92 घंटे ही लगते। लेकिन बात क्या है 138 घंटे कर रहा है काम, और इसका मतलब 46 भी कर चुके हैं। इसका मतलब है ए और प्लस बी जो हैं सी का 92 घंटे का काम 46 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो 46 घंटे तो वो कर चुके हैं ना, 138 घंटे उन्हें टोटल भी लगते, लेकिन अब वो 46 करने के बाद भी उन्हें 138 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि 46 घंटे है ये एक्स्ट्रा लग रहा है उन्हें ए बी को। क्यों लग रहा है, क्योंकि सी ने 92 घंटे काम नहीं किया। तो यहाँ से इनकी हमें एफिशिएंसी पता लगी 46 भी नहीं होते 92, तो हमें पता लगा सी अपॉन ए प्लस बी। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें मिला यहाँ से 1/2, ये 2 हैं, ये नीचे आ जाएगा। तो हमें पता लगा सी अगर एक दिन में 1 घंटे में एक काम कर रहा है, तो वहीं ए प्लस बी 1 घंटे में 2 काम कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों मिलके भर रहे थे तब इन्हें 138 घंटे लग रहे थे, 138 घंटे। तो इनसे हम तो लगा 1 घंटे में कितना पानी डाल रहे थे, तो ये 2 1 3। लेकिन भाई हमसे पूछ रहा है
अकेले सी द्वारा कितने घंटों में किया जाएगा काम। अगर अकेले सी करेगा तो सी एक घंटे में सिर्फ एक डाल पा रहा है, तो एक डाल पाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 8 24 की 4 बचे कितना 2, 3 त्रिका 9, 2 11 बचा 1, 3 1 3 1 4। तो इससे सी को जो लगेंगे वो 414 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 15.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता और 15.5 मिनट जल्दी पहुंचता, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस सेम है, जैसे ये दूरी है, अगर मैंने मान ली ये दूरी 20 किलोमीटर है, एग्जाम्पल समझिए। मैंने आपसे कहा आप ना 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहे हैं, साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा 20 घंटे लगे, 20 किलोमीटर है पूरी डिस्टेंस, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड जो है 4 है, तो हमें टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर जा रहे हो, 2 घंटे में 8, तो 5 घंटे में आप कवर करेंगे। भाई मैंने नेक्स्ट कंडीशन क्या, मैंने आपको एक अच्छी साइकिल दी, तो आपने उसकी स्पीड कितनी थी 5, तब आप क्या किया, आपने 4 घंटे में पहुँच गए। अच्छा ये हो क्या रहा है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा लोग कहते हैं पलट गया पलट गया, इसको पलट ऐसे देते हैं क्योंकि डिस्टेंस होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमेशा ये जो इनका जो मल्टीपल होगा वो बराबर होंगे। तो 4 पंचे 20, 5 चौक 20। अगर मैं आपको भेजता कि आप 2 की स्पीड से जाएं तो आपको 10 घंटे लग जाते, समझ रहे हो। अगर भाई मैं अगर आपको 10 की स्पीड से भेजता तो आपको 2 घंटे लग जाते। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20। तो आप कर क्या रहे, आप देख रहे, अगर आपको मैंने 2 की स्पीड से भेजा आपको 10 घंटे लग रहे, मैंने आप 10 भेजा तो आप 2 लिख लाए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों आपको 20 ही बनाना है, समझ रहे हो। इसके जो मल्टीपल होंगे 20 बनेंगे। वैसे ही समझिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है बहुत कि ये पलट कैसे गया पलट गया, जब ये पलट नहीं गया उसका जो मल्टीपल है वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जा रहा है। अब जैसे स्टार्टिंग स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्या कह रहा है 15.5 मिनट देरी से पहुँचता है। ये जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता, अगली बार कितना 24 चला रहा है, तो क्या है 15.5 मिनट जल्दी पहुँचता। अगर डिस्टेंस मुझे सेम करनी है तो मैं इस पर अगर मैं 24 का गुणा कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम हो गई। तो मुझे यहाँ पे 20 का करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 24 दूनी 48 480 हो रहा है, 24 दूनी 48 यहाँ भी 480 हो रहा है, समझ रहे। तो अब क्या है, अच्छा आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है फिर क्या आ जाएगी, फिर आप कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हमें पता लगा इनका जो डिस्टेंस जो अंतर है वो कितना है 4, लेकिन हमसे क्या कह रहा है देखो 15.5 मिनट देरी से पहुँचता है, और अगर 24 किलोमीटर जा रहा है तो 15.5 मिनट जल्दी पहुँच जा रहा है। इसका मतलब जो देरी वाली है, पहले जहाँ लेट हो रहा था 15.5 मिनट, अब वो क्या कर रहा है 15.5 मिनट 15.5 मिनट जल्दी पहुँच जा रहा है। इसका मतलब है ये 4 की जो वैल्यू है ना, टाइम में 4 घंटे हैं जो हमने यहाँ ऐड किए, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है कितनी 15 दूनी 30 होगी 31 मिनट। तो हमें पता लग गया जहाँ हमारे यहाँ 4 का डिफरेंट है वहाँ यहाँ 31 मिनट का है। तो 4 की वैल्यू अगर 31 मिनट है तो 24 की कितनी होगी, इसमें मैं किसी का निकालूँ या 20 की निकाल लूँ मैं। तो हमने देखा हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर आवर, हमें टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर 4 की वैल्यू 31 है तो 20 की कितनी होगी, तो अगर मैंने क्या स्टार्टिंग का ये 20 लिया है, तो 4 की अगर 24 है तो टाइम कितना लग रहा है 6 गुना लग रहा है, तो 6 गुना इसमें हो जाएगा, तो 31 गुना 6। तो हमने सॉल्व आउट किया, तो ये तो मिनट बन गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है ये मिनट है, ये 31 गुना 6, इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो क्या हम 60 का भाग कर दिया, तो 20 या 60, 3 दूनी 6, तो 21 दूनी क्या आ गया 31 दूनी आ गया। आपकी जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, वो है 62 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3502 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक ट्रेन ए से बी तक जाती है और तथा उसी समय दूसरी ट्रेन बी से एक तक आती है। दोनों ट्रेन 34 घंटे में अंत में मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति चलती है तो तेज ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, ए और बी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 पॉइंट हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी है 3502 किलोमीटर। भैया हमसे कह रहा है, दूसरी बात क्या कह रहा है, इन्हें टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 34 आवर। अब एक इधर आ रही ट्रेन
दूसरी इधर आ रही, तो इसका मतलब है इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 20 किलोमीटर है, एक इधर से आ रही 2 किलोमीटर से, एक 3 इधर से आ रही, तो 3 2 5, 1 घंटे में तो ये 5 ट्रेवल कर रही है ना, दोनों मिल जाएंगी तो 5 चौक 20, 4 घंटे में मिल जाएंगी आके बीच में आके, क्योंकि ये 4 घंटे में 12 चल जाएगी और ये 4 घंटे में 8 चल जाएगी, तो इसलिए इनका ऐड हो गया, क्योंकि एक ही तरफ आ रही हैं ये दोनों, समझ रहे हो। तो अब हमसे एक चीज़ और कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, ए से बी तक जाती है, ये तो हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 34 किलोमीटर पर घंटा अधिक गति से चल रही है। देखो ए से बी तक ये वाली जा रही है और बी से ए तक ये वाली आ रही है, अगर ये इसकी स्पीड एस है तो ये कह रहा है ए से जो बी तक जा रही है ये 34 किलोमीटर अधिक चल रही है, तो इसकी होगी एस प्लस 34। भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस है हमारी 3502 इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड देखो एक तो स्पीड ये हो गई एस प्लस 34 प्लस एस, तो क्या हो गया 2s हो गया, और प्लस में क्या हो गया 34। हमने दोनों ऐड कर दिए, स्पीड ऐड हो गई। टाइम कितना लग रहा है 34 आवर। मैंने इसे 2 से काटा, 17, 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 17 से काटा मैंने, 17 एकम 17, 0 और 17 तियाँ 51, तो हमें मिल गया 103। तो हमें पता लग गया, काट पीट करके आया हमारा 103 आ गया। तो ये कितना है 2s प्लस का 34। ओके, अब इसमें से अगर 103 में से अगर मैं 34 घटाऊंगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 34, तो 13 में से 4 गया कितना हो गया 9, और 9 में से 3 गया कितना बचा 6, तो ये आ गया आपका कितना 69 इज इक्वल टू क्या है 2s, तो सेम ही है, तो 2s। यहाँ से हमारी s की वैल्यू आ गई कितनी 2 3 6, बचा कितना 1, 2 में 18, बचा कितना 5, तो हमारे यहाँ से s जो आया वो कितना आ गया 39.5। 2 3 6 2 चौको 8 होगा, सॉरी 2 3 6 2 चौको 8.5, तो ये आपका आ गया 34.5। तो यहाँ से हमने देखा क्या 34.5। ओके, तो हमारी पहले की स्पीड जो बी इधर से जा रही है इसकी स्पीड कितनी आ गई 34.5 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन हमसे पूछ रहा है तेज़ गति वाली ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए, इसकी क्या, इसकी 34 अधिक है, तो अगर इसकी 34.5 आ गई तो इसकी 34 और ऐड कर लेंगे तो कितनी आ गई आपकी 68.5। यही आपका आंसर हो गया, तो 68.5। बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, ज्ञात कीजिए कि 40 वर्षों में कितने गुना होगी। देखिए 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है, तो 4 गुनी होने का मतलब क्या है, इसे ब्याज कितना मिल रहा 3। देखो भाई आपको क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ 12 वर्ष में कितना हुआ, अब भाई आपसे पूछा 40 वर्ष में कितना हुआ। अब जैसे कंपाउंडेशन क्या होता है कि अगली बार जो ब्याज मिलता है ना, जैसे यहाँ पे 1 से 4 हुई, जैसे मैं आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैंने आपको 2 गुना कर दिया, तो मैंने तो अपनी तरफ से 1 ही दिया ना तुम्हें, आपका जो ऐड हुआ 1 हुआ। ऐसे ही आपने 1 रुपया दिया, मैंने 3 गुना कर दिया, तो इसका मतलब मैंने तो 2 ही ऐड किए ना, समझ रहे। वैसे ही क्या है 1 से 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि ऐड तो 3 ही, ब्याज तो 3 ही मिला ना। भाई हमसे कह रहा है 12 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 3, तो अगले 12 वर्षों में क्या होगा, अगले वर्षों में फिर 3 मिलेगा हमें, तो 4 से कितना होगा 7। आप सोच रहे होंगे 8 क्यों नहीं हो रहा, जहाँ अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था 4 से दोगुना कर रहे थे आप डायरेक्ट, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लो हाँ आपको क्या हुआ 1 से 4 गुनी हो गई तो 3 ब्याज मिलेगा 1 वो, तो इसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि वहाँ पे हमें ब्याज में भी ब्याज मिलता है, अगर जो हमारा 3 ब्याज बना है ना इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा, समझ रहे। तो वो पूरा पेमेंट होता है, जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, एक वर्ष में 20% आप लगे चले तो 120 हो गया, तो जहाँ जबकि एक वर्ष में अगर 20% तो ब्याज हुआ कितना 20, तो 20, तो चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे साल होगा वो पूरा 120 पे ब्याज मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर पहले वर्ष 100 पे 20 मिल रहा है तो अगली वर्ष भी 20 ही मिलेगा, ना कि 120 पे मिलेगा, तो 100 पे ही मिलेगा वो, तीसरी वर्ष फिर मिलेगा 100 पे ही मिलेगा जो भी मिलेगा। लेकिन इसमें पूरा ऐड हो जाता है, इसमें ब्याज भी ब्याज मिलता है, इसलिए जो दोगुना होता है ना उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो वो इसलिए दुगुना चौगुना 4 गुना 5 गुना इकट्ठे होते रहे, इसमें यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है। और एक चीज़ देखें 12 वर्षों में अगर 4 गुना हो रहा है तो इसका मतलब है 12 वर्षों में 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें ब्याज कितना मिला 3, तो इसका मतलब है 4 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है 1 मिल रहा है।
क्योंकि 12 वर्षों में अगर हमें 3 मिल रहा है तो 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला, 1। तो ऐसे ही 12 वर्ष में यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद नेक्स्ट जो 12 ईयर होंगे उसमें मुझे 3 ब्याज फिर मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, यहाँ से कितना हो गया 10। तो ये होगी 10 गुनी। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है यहाँ ये सालें कितनी होंगी, 12 दूनी 24 बात है 36, सालें कितनी है 40। तो हमें 4 साल और बढ़ाना है। तो 4 साल और बढ़ाने के लिए क्या है, 4 साल में 1 ब्याज और मिलेगा। तो यहाँ कितना ब्याज अभी तक कितना हो गया, 3 3 6 3 9, एक और बढ़ गया, कितना हो गया 10 ब्याज हो गया। तो 1 से हो गया 10 ब्याज बढ़ गया, तो आपकी संख्या जो हो गई वो कितनी होगी 11 गुनी। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना है, आपको करना कैसे, पेपर में आप ये तो आपको समझाने के लिए किया है, पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, आपका 1 से कितना हो रहा है, आपकी 1 से कितने 4 गुनी हो रही है, इसका मतलब ब्याज मिल रहा है 3, 3 मिल कितने में रहा है 12 वर्षों में। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1 वर्ष में कितना मिल रहा है हमें, सॉरी एक ब्याज हमें कितने मिल रहा है, एक ब्याज हमें जो मिल रहा है वो कितने मिल रहा है 4 वर्षों में। ओके, जब हमारा ये आ गया तो हमें पता लग गया 4 वर्षों में 1 बढ़ रहा है और हमें बढ़ाना कितना है, हमसे पूछा 40 वर्षों में, तो 40 में 0 किया तो 0। तो हमें पता लग गया जो बढ़ेगा ब्याज मिलेगा हमें 40 वर्षों में 10 मिलेगा। तो 10 मिला, तो 1 से 10 मिला तो कितना हो गया 11 गुना हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट इतना कुछ नहीं करना, 5 सेकंड का आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी, ओके, उसकी मरम्मत पे 455 रुपये लगाए, 455 रुपये उसने लगा दिए, सॉरी 445, उसकी मरम्मत पे उसने 445 रुपये लगा दिए। उसके बाद कह रहा है फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। ये जो उसका अमाउंट बना उस पर इसने 30% का बोले लिया लाभ, तो 130/100 हो गया। वहीं क्या हुआ, उसके बाद कह रहा बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। तो ये जो अमाउंट उसका था इस पर उसने 10% हानि पे बेच दिया सी को। उसके बाद कह रहा सी ने अंत में 20% लाभ पर 1404 रुपये में बेच दिया। तो सी ने भी इस पर 20% का लाभ लिया, तो कितना लिया 120/100। अब जाके जो अमाउंट बना वो कितना बना 1404। तो हमसे पूछा ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। उसके बाद काटा मैंने किससे, इससे 2 से काटा मैंने, क्या 4 से कट जाए, 4 3 12 बचा कितना 4 3 12 बचा कितना 2 4 5 20 4 1 4। ओके, 3 से काट रहे मैं, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21। उसके बाद आता है 9 से काटा, 9 से 13 बार, 13 एकम 13। तो हमें पता लगा ए प्लस का 445 इंटू अपन में क्या आ गया 2 जीरो तो ये एक ही है 1000 इज इक्वल टू क्या बचा 1। तो यहाँ से 1000 इधर चले जाएंगे तो क्या बचा आपके पास ए प्लस का 445 इज इक्वल टू 1000। 445 इधर हो जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के अगर मैं 445 घटा रहा हूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, 445 घटाया मैंने तो आपका जो आंसर आ गया 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा और 9 में से 4 गया 5। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 555। यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 3 व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष बाद ए ने 5500 रुपये और निवेश किए, बी ने 43 रुपये निकाल लिए। अब निवेश का अनुपात 7:5:4 में बदल जाता है। देखिए पहले क्या 3 व्यक्ति हैं ए बी सी मान लिया मैंने, तो ये 5:4:8 के अनुपात में निवेश किया। उसके बाद क्या कह रहा है, इन्होंने ए ने क्या किया, ए ने रुपये बढ़ा दिया कितना 55 रुपये और ऐड कर दिए। बी ने कितना निकाल लिया, बी ने निकाल लिए कितने 4300 रुपये। ओके, तब हमसे कह रहा है कि जो अनुपात अब बन रहा है कितना बन रहा है 7:5:4। तो यहाँ से देखिए सी तो पहले भी सेम रुपये लेके रहा अभी भी, तो इसका रेशियो तो चेंज नहीं होगा। सी अगर 8 रुपये लगा रहा था पहले भी तो अभी भी 8 लगा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों हम बदलने के लिए मैं दोनों का 2 का गुणा कर ले रहा हूँ क्योंकि सी को सेम बनाना है मुझे। हालांकि नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ना बनाना चाहिए ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना होती, क्योंकि यहाँ से बाद में 2 से 2 कट जाएगा इसलिए कोई महत्व नहीं बनता है, लेकिन फिर बना रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया, मैंने इसमें 2 का गुणा किया तो ये जो नीचे बन के आ गया वो कितना आ गया 2 7 14 अनुपात 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। क्योंकि सी में ना तो हमने बढ़ाया घटा, तो सी पहले भी 8 था, सी अभी भी इनमें 8 है, लेकिन 5 से कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 14। ओके, तो हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में ए ने कितना निवेश किया था।
तो देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूँ, ये 5x 4x 8x है, तो हम देखिए क्या है, 5x में हमने क्या ऐड किया 5500 रुपये, अपॉन में क्या है 4x में हमने कितने माइनस किए 4300, तो ये कितना आ गया, तो ये अनुपात आ गया 14:10 ए और बी का। ओके, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, अगर 5 का मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया 25x हो गए, और प्लस का 5 में गुणा 5500 में किया तो 0 0 55 25 5 बचा कितना 2 55 25 2 27, तो 27,500 आ गया। ओके, उसके बाद 7 का गुणा अगर इसमें किया तो कितने हो गए 7 चौक 28x, और माइनस का कितना बचा 4300 में किया 0 0, और ये कितना आ गया 7 में 21 की 1 बचा कितना 2, 7 चौक 28 2 30, तो ये आपका जो आ गया वो कितना आ गया माइनस का 30,100। अब देखिए ये x है, अब ये 25x उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, 25x इधर उधर गए तो कितना बचा 3x, वैसे ही 27,500 इधर था और 30,100 इधर आया तो कितना ऐड हो गया 27,500, और प्लस में क्या है 30,100, ये ऐड कर लिया तो कितना हो गया 0 0 5 1 6 7 और 3 2 5, तो हमारे पास आ गया 3x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ से देखा हम, हमारे पास आ गया 3x जो है वो है 57,600। तो यहाँ से x कितना आ गया, 3 से काटा मैंने x, 3 एकम 3 बचा कितना 2 27 हो गया, 3 27 3 दूनी 6 तो 19,200। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में ए ने कितना निवेश किया, तो ए ने प्रारंभ में निवेश कितना किया 5x, तो अगर मैं 5 का गुणा कर दूँ दोनों तरफ तो 5x निकल आएगा, तो 19,95 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना हो गया 96,000 रुपये, क्योंकि 200 गुणा 5 का 1,000 हो गया, 19,95,000 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 96,000, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक किंडल को 45% के लाभ पर 15,195 में बेचा जाता है, यदि इसे 770 में बेचा जाता तो उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। 45% जैसे 100 की चीज़ है, 45% लाभ पर बेचा जाए तो कितना हो गया 145, 45% बढ़ गया तो 45 बढ़ गया, उसको कितने बेचा जा रहा है, अगर बेचा जा रहा है कितना 1595 में, तो यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, CP होगी, तो इसे काटा मैंने 5 से काटा 5 दूनी 10 5 में 45, तो 5 दूनी 15 बचा 1 5 में 45, 29 से काटा 1 तो 29 से कम 29 बचा कितना 2 29 से कम 29, तो आ गया कितना 11। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जो CP है आपका क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 1100। भाई हमसे कह रहा है कि अगर इस वस्तु को मैं 770 में बेचते तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगी। 1100 की चीज़ अगर 770 में बेचेंगे आप तो ऑब्वियसली हानि होगी, कितने की होगी 0 पैसे रुपये में, तो कितनी हो रही 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 7 गया 3 330 की, तो 330 की हानि हो रही कितने पे CP पे। हानि हमेशा जो होती है वो लाभ या जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो होता है CP पे, तो 1100 पे हानि होगी, कितने पे 1100 पे इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 11 3 33, तो 30% की हानि हुई है आपको, लॉस हुआ 30% पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, शहर ए से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर ए में देखो कुल संख्या ये है, तो शहर ए में कुल संख्या ABC है, ABCD ओके। तो शहर ए में क्या कह रहा है, ए से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ए में जो महिलाओं की संख्या दी गई कितनी है 20,000, अगर महिलाओं की संख्या जो है 20,000 है तो उसमें साक्षर महिलाओं की संख्या ये दी गई, तो ए में साक्षर है कितनी 96% इनका परसेंटेज दिया गया है, तो निरक्षर कितनी हुई 4%, पढ़ी लिखी का 96 है तो अनपढ़ कितनी हुई 4%, यही हमें निकालने को, तो जो जीरो खत्म, तो 200 गुणा 4 कितना हो गया 800, यही आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शहर, अच्छा ये तो दिया गया, हमसे पूछ रहा है क्या शहर ई में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। शहर ई में पुरुषों की संख्या, तो ABCDE, तो ई में पुरुषों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो ई में महिलाएं कितनी हैं, ई में देखो टोटल संख्या जो है वो कितनी है 53,750, इसमें महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं 21,500, अगर मैं इनमें घटा दूंगा तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी, तो 0 5 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो 32,250,
ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमसे पूछ रहा है शहर सी में साक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शहर सी में ABCDE, तो सी में हैं कितनी महिलाएं, कितनी हैं वो हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25,400। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है शहर सी में साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी कीजिए। 25,400 को 76% निकालना है हमें, क्योंकि जो परसेंटेज ऊपर दिया गया साक्षर महिलाओं को दिया गया, 0 से 0 खत्म। तो 76 का टेबल नहीं पता, लेकिन मैं इसको 19 गुना 4 में तोड़ ले रहा हूँ, लेकिन 19 का तो हमें पता है ना। तो 19 चौको 76, बचा कितना 7, 19 पना 95 और 7 कितना हो गया 107, 19 पना 95 और 7 हो गया 102, बचा कितना 10, 19 तियाँ 57 और 10 हो गया कितना 67 26। अब इसको मैं 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया 4 चिंग 24 की 4, बचा कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29, बचा कितना 2, 4 चिंग 24 1 25। तो क्या कितना आ गया 25,904। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, सभी राज्यों से मुक्केबाजी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुक्केबाजी में ये भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, तो ये मुक्केबाजी जोड़ लेंगे कितना हो गया 13 और 14 कितना हो गया 27, 27 और 8 कितना होता है 35, 35 और 9 हो गया कितना 44 और 10 कितना हो गया 54। तो ये हो गया 54। लेकिन ये चीज़ की यहाँ लिखा है सैकड़ों में दी गई, तो ये सैकड़ों में मतलब है 100 में दी गई। इनका क्या चाहिए, इनका हमें चाहिए कि औसत, औसत हैं कितनी, साल कितने हैं, सॉरी प्रदेश कितने हैं 4। तो 4 से मैंने काटा, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 14 हो गया, 4 3 12, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 1350, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, महाराष्ट्र राज्य के सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महाराष्ट्र राज्य है क्या ये, तो इनके सभी का भाग जोड़ लेंगे, क्या है 329 कितना हो गया, 30 60 होते हैं, तो ये कितना हो गया 59, 59 और 7 कितना हो गया 66 और 14 कितना हो गया 66 में 14 जोड़े कितना हो गया 80, 80 और 20 जोड़ा कितना हो गया 80 20 100। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये हमें श्रृंखला दी गई, हमसे पूछा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमें पाएंगे कि नेक्स्ट में क्या हो रहा है, माइनस के 3 हो रहे हैं। देखो शुरू के 3 वर्ड हटा रहे हैं और लास्ट के 3 वर्ड हटा रहा है, देखो क्योंकि यहाँ से टी से शुरू कर रहा है और आई पे ख़त्म कर रहा है, GI। ओके, फिर क्या कर रहा है, यहाँ से जब देखेंगे हम तो क्या देखा हमने कि एक एक टर्म बढ़ा रहा है। जैसे कि यहाँ ए है, ये तीसरा टर्म है टी के ऊपर, टी से पहले, और यहीं क्या है आई के बाद क्या है C। तो ये दोनों ऐड कर दिए, देखो ए भी ऐड कर दिया तो यहाँ +1 कर रहा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे फिर माइनस का 3 कर दिया इसने, क्योंकि शुरू के 3 टर्म और लास्ट के 3 टर्म फिर हटा दिए, क्योंकि M से शुरू करके R पे ख़त्म कर रहा है। तो +1 फिर कर रहा है यहाँ पे, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो यहाँ अब जो करेगा माइनस के फिर 3 हटेगा। तो शुरू के 3 हटाए तो कहाँ से शुरू हुई, C से शुरू हुई, तो COCHI, और पीछे वाले भी 3 हटा देगा तो R पे ख़त्म हो जाएगा, तो CHIR। तो आपका जो वर्ड बना COCHIR, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर G को 7 ऐसी सीरीज बन रही है तो देखिए क्या है, G अल्फ़ाबेट सीरीज में जो होती है वो 7 नंबर पर होता है, वहीं C 3 नंबर पर होता है, F भी 6 नंबर पर होता है, N 40 पे होता है। तो हमसे पूछा 19 नंबर पर क्या होगा, 19 पे क्या होता है S होता है। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक बच्चा, देखिए ये दिशा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा है, एक मैदान में एक बच्चा पश्चिम की ओर इधर की ओर खड़ा होकर अमुख होकर एक मैदान में खड़ा है। यदि बच्चा 152.5 डिग्री वामाव्रत घूमता है, तो वामाव्रत घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, और दक्षिणावर्त घूमता है तो ऐसा घूमता है, इतना याद रखिए। तो क्या कह रहा है 152 डिग्री वामाव्रत घूम रहा है, तो यहाँ से 52 व्रत होगा कितना 162। तो ये जो होता है ये 90 है। उसके बाद 90 घुमा तो बचा 152 में से 90 घुमा तो कितना 62 बचा, तो 62 यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, और 62 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। अभी पहले तो ये ऐसा घूमा, अब ये ऐसा जा रहा है, तो ऐसा आएगा तो यहाँ पे आ गया, ठीक है 62 डिग्री जो एक्स्ट्रा घुमा तो यहाँ पे आ गया। तो अब पूछ रहा है हमसे वो अब किस दिशा की ओर है, तो ये दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर है, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे 20 अगस्त 1900 को रविवार है, 20 अगस्त 1900 को रविवार है। तो हमसे पूछ रहा है 20 अगस्त 1905 को क्या होगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से हमें देखिए ईयर कितना बढ़ रहा है, 1 2, मतलब 1901 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखिए साल जो बढ़ रहे हैं कितनी 5। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए अब यहाँ पे एक देखिए, अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अब देखिए साल बढ़ रहे 5, लेकिन यहाँ क्या है देखिए
होता क्या है कि एक ईयर से दूसरी ईयर में एक दिन बढ़ता है, लेकिन भाई अगर लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब 2 दिन कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि लीप ईयर में एक 29 का दिसंबर वो आता है फरवरी, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए 2 दिन बढ़ते हैं हमेशा। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि लीप ईयर तो नहीं कितनी फंस रही हैं। तो देखो 28 अगर अगस्त से शुरू हो रहा है, 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी लीप ईयर 1900 जो है लीप ईयर है, लेकिन क्या है कि 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो लीप ईयर तो जो घटनी थी वो फरवरी में ही हो गई, तो ये वाली नहीं जोड़ी जाएगी। अब एक में लीप ईयर नहीं होगी, 1902 में लीप ईयर नहीं हुई, 3 में नहीं होगी, लेकिन 4 में लीप ईयर होगी, तो यहाँ से हमें एक डे और एक्स्ट्रा होगा, तो 3 और 2 5 डे हो गए, एक ये 6, तो 6 डे एक्स्ट्रा हो गए। तो अगर शनिवार था तो क्या दिन होगा? अब एक तो क्या है, या तो 6 दिन जोड़ लो, या क्या है माइनस का 1 कर लो, क्योंकि इन दोनों का अगर सम 7 हो गया ना, तो हम माइनस का 1 भी कर सकते हैं। तो अगर शनिवार था तो एक दिन पहले क्या आ गया, वो फ्राइडे आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वरना आपको 6 डे और जोड़ने हैं तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, शनिवार सैटरडे आ गया, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तब भी आपका फ्राइडे आएगा। ऐसे जैसे आपको 5 डे ऐड करने हो तो 5 माइनस, अगर -2 पीछे भी अगर 2 दिन पीछे चले जाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी कैलकुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि ये सेम ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है CU, कीबोर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, CVIDOU लिखते हैं। तो भाई हमसे कह रहा है VUCKET, बुकेट को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ कर रहे हैं हम सी तो सेम ही रख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, सी सेम भी है। अच्छा हाँ, यहाँ यहाँ पता क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या कर रहा है CBI, ये पहले ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद DOU आ रहा है, देखो CBIDOU, ऐसे क्या हो रहा, BCE, तो BCE, उधर से कैसे आएगा TKU, तो TKU, तो किस ऑप्शन में आपसे आ रहा है BCE और TKU, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें दिया गया, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, वो देखें। देखो प्लस का अर्थ यहाँ दिया गया है गुणा, ओके, वहीं गुणा का अर्थ हमें क्या दिया गया, माइनस। डिवाइड का अर्थ क्या दिया गया हमें, प्लस। वहीं हमें डिवाइड, सॉरी माइनस का अर्थ दिया गया क्या, डिवाइड, ओके। और जो ये दिया गया हमें क्या दिया गया है, 13, हाँ ये तो 13, उसके बाद क्या आता है, अब देखो प्लस का अर्थ क्या हमें दिया है, प्लस का दिया है गुणा, ओके 72। माइनस का अर्थ हमें क्या दिया गया, डिवाइड, डिवाइड कितना हो गया 4, इंटू अर्थ, इंटू का अर्थ क्या दिया गया हमें, माइनस, माइनस का 6, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया, इंटू, इंटू कितना हो गया 2। हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये काटा, तो प्लस का अर्थ गुणा, इसमें ना यहाँ भी कोई मिस्टेक है इसमें, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर ऐसे लिखा है, ये लिखा हुआ है 13 प्लस 72 माइनस का 4 गुणा 6 और डिवाइड में क्या 2, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 13 प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा कितना हो गया 72। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग 4, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस के 6, भाग का अर्थ क्या है, प्लस के 2। अब सॉल्व आउट किया तो 4 से क्या रहा कितने बार, ये हो गया 18, ओके। तो 13 गुणा 18 और माइनस के 6 और प्लस का 2, तो 13, 18 यहाँ होता है 54, बचा कितना 5, 18 का 18 और 5 23, तो 234 माइनस 6 प्लस के 2, तो 2 और हो जाएंगे तो 236 हो जाएंगे, 6 गया तो कितना बचा 230, यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमें संख्या दी गई, इसे सॉल्व आउट करना है, तो क्या है 859 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क जब एक्स लिख रहा हूँ 429, माइनस का क्या है 318, डिवाइड बाई क्या है 4, इसको मैंने पहले ही ले आया गुणा में, ठीक है, इंटू क्या हो गया 8.84, 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 एकम 4। उसके बाद देखिए 859 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 429 माइनस, अगर मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ तो 318 दूनी कितने होते हैं, वो तो हो गए 600, 18 दूनी 36, ओके। माइनस का अगर 21 का, सॉरी प्लस का, उसके बाद 21 का गुणा इसमें करेंगे तो 21 अट्ठे कितना होता है, 20 अट्ठे 160, 168, तो बचा कितना 16, तो 21 21 एकम 21 और 16 कितना हो गया 37, तो बचा कितना 3, तो 21 यहाँ 63 और 3 होते 66, दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद, तो इसमें ऐड हमने क्या कर दिया, ये
636 था, इसमें हमने 6.66.78 ऐड और कर दिया। अब देखिए तो हमारे पास आ गया क्या, 859 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 429 और माइनस क्या आ गया, अगर ये ऐड करने के बाद क्या आया हमारे पास, 6 6 12 की 2 हासिल लगी 1, 6 3 9, 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 कम 6 1 सॉरी 6 1 7, तो ये आ गया 702.78। अब यहाँ से देखिए इधर ये आया माइनस में आ गया, तो 859 में से अगर 429 घटाया तो 9 में से 9 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, तो 430 हो गया। और ये माइनस का है कितना बचा इधर, एक्स माइनस का 702.78, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 430 और 702 कितने हो गए, 7 4 1100 हो गए और 30 और 2 कितने हो गए 32, तो यहाँ से हमें मिल गया क्या 1132.78, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, जॉन की कक्षा में परीक्षा में शामिल होने वाले 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, उसकी कक्षा में 48 लड़के हैं, तो क्या कह रहा है, जॉन की कक्षा में परीक्षा में शामिल होने वाले 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, ये तो पहले वाले स्टेटमेंट दे दिया, तो सही है निष्कर्ष, सही बात है। 24 लड़के परीक्षा में पास हुए, तो 24 लड़के पास हुए, अगर उसकी कक्षा में 48 लड़के होते 24 पार हुए 50%, इसका कोई मतलब नहीं उस दिन पता नहीं कितने उत्तीर्ण हुए, मतलब आए कितने हों उस दिन, उपस्थित कितने हुए हो, जरूरी थोड़ी ना 48 आ ही गए होंगे, तो ये दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया, देखिए इसके ऑप्शन जो हैं मे भी रॉन्ग हो सकते हैं, तो क्या है, पहला है प्लस इंटू इंटू प्लस, ऑप्शन लिख लीजिए। दूसरा क्या है, डिवाइड बाई माइनस माइनस इंटू, तीसरा है इंटू माइनस डिवाइड बाई प्लस, चौथा आपका ऑप्शन जो है वो है प्लस इंटू डिवाइड बाई और माइनस। ओके, अब देखिए मैं लिखता हूँ, अगर पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ तो क्या है, देखो यहाँ जो संख्या है वो भी लिख लो, क्या है 84 6 इज इक्वल टू 17, माफ़ कीजिएगा थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई, ये आपके 3 हो गया। ओके, ये है संख्या, अब आप लिख लीजिए। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ तो क्या है 80 प्लस 4 यहाँ पे गुणा आ जाएगा तो 4 5 24 आ जाएगा, 17 कम 17 और 3, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये तो नहीं हो पा रहा, पहला तो नहीं हो रहा क्योंकि इधर ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे, इक्वल टू में भी हमें देखना है, तो क्या है दूसरा, अगर मैंने डिवाइड बाई लिया तो 80 डिवाइड बाई 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 माइनस का 1 और इंटू में 3, तो देखें ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और 20 माइनस का 6 और 17 माइनस के 3, तो 20 माइनस के 6 कितना हो गया 14 और 17 माइनस के 3 कितने हो गए 14, ये आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है, हमें जो दिया गया है MUSCLE क्यों क्या लिख रहा है NWVDNH, तो यहाँ से देखिए M से N हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, U से U किस पे आता है, ये W 23 पे आता है, तो इसका मतलब ये प्लस पे 2 हो रहा है, और ये क्या है S 19 पे आता है 22 पे, तो प्लस का 3, फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से ऐसे ही देखिए यहाँ पे आ गया, पहले क्या है प्लस 1 होगा तो S 19 पे है, 20 पे क्या आता है T, उसके बाद प्लस का 2 होगा, A से 2 बड़ा कितना होगा C, फिर प्लस का 3 होगा, तो I 9 पे होता है, 9 और 3 12 है, तो 12 पे क्या आता है L, तो TCL ऑप्शन नंबर एक ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है हमसे, सभी सड़कें गलियां हैं, कुछ गलियां मार्ग हैं, कोई मार्ग ब्लॉक नहीं है, तो कुछ सड़कें मार्ग हैं, पहला हमसे पूछ रहा है कुछ सड़कें मार्ग हैं, सड़कें कुछ सड़कें गलियां तो हो सकती हैं लेकिन कुछ सड़कें मार्ग नहीं है, पहला गलत हो गया। कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, कोई सड़क ब्लॉक नहीं है, मार्ग मार्ग सोच सकता है, ये भी नहीं, दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, सभी मोटर वाहन हैं, सभी साइकिल मोटर हैं, तो सभी साइकिल वाहन हो सकते हैं, सभी साइकिल वाहन हो सकते हैं, सभी साइकिल वाहन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सभी मोटर वाहन है तो सभी साइकिल मोटर हैं, तो सभी मोटर से जुड़ जाएंगे, तो सभी साइकिल वाहन है, पहला सही है। सभी वाहन मोटर हैं, कुछ ही वाहन, जब वाहन ही कुछ हैं तो सभी तो नहीं हो सकते, दूसरा गलत है, आपका पहला सही हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कह रहा है हमसे, एक फल के नाम के अक्षर दिए गए, हमें क्या दिया गया ACHEP, तो कह रहा है ऐसे अक्षरों को सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए तो गठित शब्द का चौथा अक्षर बताइए, तो ये जो आपका जो फल बना ना वो क्या बन रहा है, पीच बन रहा है, PEACH, ये ना चाइनीज़ फल है,
लगभग सेब जैसा लगता है, रेड रेड सा होता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा मेरा चौथा वर्ड क्या है, तो आपका क्या है सी, ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या पूछ रहा हमसे, क्या भारत में औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पहला तरह कह रहा है हाँ, ये अति चिकित्सा ओवर मेडिकेशन को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कह रहा है नहीं, क्योंकि ये अन्य देशों में प्रतिबंधित है। दोनों गलत हैं, क्योंकि अन्य देशों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ मैटर करता है कि हमारे यहाँ क्या है। ठीक है, दूसरा कह रहा है हाँ ये अति चिकित्सा, पहला कह रहा है हाँ इस चिकित्सा ओवर, ऐसा भी कुछ नहीं है, विज्ञापनों से ये ओवरडोज क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, दोनों गलत हैं। तो बढ़ते हैं नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये आपका इंग्लिश में है। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि पढ़े रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि चैनल से जुड़े रहें, आपके पास वीडियो पहुँचती रहे। और बहुत जल्दी हम अपना बैच लाने वाले हैं UPSI OP+ को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।